IVM। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा बरसो। अगर इस गाने को हम क्रिकेटिंग भाषा में टर्न कर दें और आईपीएल के बिग बाजार से उसको अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये लाइन अपने आप बदल जाएगी और तब ये लोग गाते हुए नजर आएंगे कि बरसो रे पैसा पैसा, बरसो रे पैसा पैसा, पैसा बरसो। और कुछ इसी तरह की बरसात इन दिनों आईपीएल के मेगा ऑक्शन में हो रही है और इसको हम आईपीएल का मेगा ऑक्शन नाम न देकर दरअसल क्रिकेटर्स के बिग बाजार के नाम से इसको हम इंट्रोडक्शन इसका कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पैसे की बरसात हुई है कुछ खिलाड़ियों के ऊपर। अभी तक लगभग 41 खिलाड़ियों का ऑप्शन हुआ है और इन 41 खिलाड़ियों में जो टॉप 10 खिलाड़ी हैं उनमें ज्यादातर भारतीय हैं। यानी कि सही मायनों में अगर इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो इस बार नजर आ रही है दो सिर्फ विदेशी खिलाड़ी अभी तक टॉप 10 में जगह बना पाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को खरीदा है। अब तक जो भी आईपीएल में ऑक्शन हुआ है, जो भी खिलाड़ी अलग अलग टीमों में चुने गए हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हयाज मेमन सर है, हमारे साथ सुरेश मेनन है। और सुरेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। और इन दिनों चुनाव में एक डायलॉग यूपी में बड़ा फेमस हो रहा है कि यूपी में काबा और यूपी में योगी बा, ये चल रहा है। अब हम आईपीएल में पूछें कि आईपीएल में काबा या मुंबई में काबा, तो कह रहे हैं बिहार बा, क्योंकि ईशान किशन आए 15 करोड़ में, 15.2 करोड़ में। अब तक की सबसे बड़ी बोली है आईपीएल में। कैसे देखते हैं? कहीं सचिन का आपको डायलॉग तो जहन में नहीं आता? आइला तो सॉरी, ये भी मैंने आदत लगा दी क्योंकि वो लोग सब भी ऐसा कुछ उठा रहे थे और सब लोग बोली बोल रहे थे, तो मैं भी अपनी तरफ से ये छलनी उठा के बता रहा हूँ कि मुझे तो एक्चुअली बहुत टेंशन है रे। ईशान किशन के बारे में सोच के मैं बहुत घबरा गया क्योंकि 15 करोड़, बाप रे, 15.5 करोड़। मुझे तो सोच के मतलब मेरा सर चकरा गया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि पिछले आईपीएल में मैंने देखा है और हाल ही में जो मैचेस हुए हैं वहां पर मैंने देखा है कि उनमें थोड़ा सा अपना ऋषभ पंत वाली बात है, जो अपना विकेट को अजीब तरीके से फेंक के चले जाते हैं। और अगर ये हुआ तो मुझे नहीं लगता है जिन्होंने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए उनके ऊपर ज्यादा खुश हो गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद उनके साथ थोड़ा पनिशमेंट होने की संभावना ज्यादा है। फर्स्ट मैच गारंटी लिख के देता हूँ, 90-80 रन तो मारेंगे उसके बाद डेंजर शुरू हो जाता है। ऐसा, लेकिन एक डर तो है। मुंबई में काबा जैसे कि बहुत डायलॉग चल रहा है इन दिनों, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ईशान किशन को लेके, और बिहार की शान बा ईशान किशन ये कह के संबोधित किया जा रहा है इस समय। लेकिन मुद्दा ये है कि आईपीएल में जितने भी महंगे खिलाड़ी बिके हैं, हम अगर इतिहास उठा के देखें, सब उस सीजन में बड़े फुस साबित हुए हैं। वो चाहे क्रिस मॉरिस को आप देख लें, 16 करोड़ रुपए, युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक, ये तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं। अब क्या ये डर होगा मुंबई इंडियंस को कि ईशान किशन ले 15.25 करोड़ में, लेकिन होगा क्या? कैसे बिहार की शान जो है मुंबई की किस्मत को जगाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो प्राइस मिला है उनको, उसका दबाव तो होगा, प्रेशर तो होगा, क्योंकि आप अमंग्स द टॉप 2 या 3, अब पता नहीं शायद इनका कोई रिकॉर्ड तोड़े या ना तोड़े इस साल के ऑक्शन में। लेकिन अगर कोई आगे जाता भी है तो मुझे नहीं लगता कि एक आध प्लेयर से ज्यादा कोई और इनसे आगे बढ़ेगा। तो टॉप 2 या 3 में रहेंगे या अव्वल नंबर पे रहेंगे तो उसका प्रेशर जरूर रहेगा। लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि एक तो उनकी जगह पक्की हो गई है टीम में, क्योंकि पहले क्विंटन डिकॉक थे मुंबई इंडियंस के लिए, तो कभी कभी वो खेलते थे, कभी नहीं खेलते थे, कभी इंक्लूड होते थे टीम में, कभी नहीं होते थे। उसका भी एक फ्रस्ट्रेशन था उनको। अब ये है, आप इतना पैसा भरे हैं तो उनको तो खिलाना ही पड़ेगा आपको, जाहिर है कि। और दूसरा, विकेट कीपर इस दर्जे का नहीं है। दूसरा ये है, और ये भी एक एडवांटेज है कि मुंबई इंडियंस के साथ पिछले काफी अरसे से है ये, 3-4 साल से, तो एक आदत सी हो गई है। कैप्टन अच्छी तरह उनको जानता है। और मैं मानता हूं कि ना सिर्फ ओनर्स और कोच, लेकिन रोहित शर्मा का भी बड़ा हाथ होगा कि ईशान किशन को रिटेन करना है या फिर से खरीदना है। रिटेन तो नहीं किया था, लेकिन फिर से खरीदना है। और जब से क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने छोड़ दिया था, उनको ऑक्शन में डाल दिया था, सबसे मुझे तो ये तय हो गया था मेरे मन में कि ये ईशान किशन को किसी भी कीमत पर वापस लेंगे। और खास करके आज जब क्विंटन डिकॉक पे बोली ही नहीं लगाई मुंबई इंडियंस ने, तो ये जाहिर हो गया कि ईशान किशन के पीछे पड़ जाएंगे, और पड़ गए, और 1550 करोड़ या 15.5 करोड़ रुपए उनको मिल गए। अया सर, बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है ऑक्शन में कि भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है। 10 में से 8 खिलाड़ी भारतीय हैं। 2 खिलाड़ी जो आए हैं, एक निकोलस पूरन,
एक फर्ग्यूसन, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 10 में अपनी जगह बना पाए। क्या रीजन आप देख रहे हैं? हमने T20 वर्ल्ड कप में भी इतना अच्छा नहीं किया, T20 फॉर्मेट में भी एज अ टीम हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से है जो इतने जबरदस्त तरीके से इन खिलाड़ियों को पैसे मिले हैं? बेशक, देखिए आप एक प्लेइंग 11 जब मैदान पर उतारते हैं तो 4 प्लेयर ही ले सकते हैं आप ओवरसीज के, 7 प्लेयर तो आपको इंडियन चाहिए। तो जाहिर है कि इंडियन प्लेयर्स की ज्यादा डिमांड होगी। अब क्या किसको कितनी बोली लगती है, तो ये मुझे लगता है कि एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के, जैसे दीपक चहर अगर आप देखें तो पिछले 4-6 महीने में बहुत उभर के आए, खास करके उनकी बल्लेबाजी। तो आज वो जेन्युइन ऑलराउंडर है, तेज गेंदबाज नहीं है। हालांकि उनका जो ऑक्शन हुआ वो एज अ फास्ट बॉलर हुआ, लेकिन वो एक्चुअली ऑलरेडी जेन्युइन ऑलराउंडर है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये ओवरसीज प्लेयर्स पे एक शंका हो जाती है कि ये पूरा सीजन खेलेंगे नहीं खेलेंगे। कभी तो ऐसा होता है कि ऑक्शन में उनकी बोली लग जाती है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं आएंगे। जैसे मिचेल स्टार्क के साथ हो गया या पहले पैट कमिंस के साथ हुआ है। तो ये एक डाउट, संदेह रखने के बजाय एक अपने प्लेयर्स को ही चूज करें, और खास करके अच्छे परफॉर्मिंग प्लेयर्स को, वो मेरे ख्याल से एक बेटर ऑप्शन है। और इंडियन प्रीमियर लीग के कंडीशंस को अच्छी तरह जानते हैं। बाकी टीम में अगर आप 7 प्लेयर्स इंडियन हैं तो उनके साथ रैपॉर भी अच्छा होता है। ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इंडियन प्लेयर्स, पहले ऐसा लगता था जब आईपीएल शुरू हुआ तो कोचेस प्लेयर्स ये सोचते थे अरे ओवरसीज प्लेयर्स है, वो हमारे लिए बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किया भी है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स की अब बोली ज्यादा है, ज्यादा तगड़ी हो गई है। सुरेश भाई, आप कैसे देख रहे हैं? भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है पूरी तरह से। कहीं आप भी तो मन नहीं बना रहे हैं कि किटबैग गुडबैग पैक किया जाए और ऑक्शन में सीधे पहुंचा जाए? एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ किसी टीम का सीईओ बन जाऊं, चीफ एंटरटेनमेंट ऑफिसर, यू नो, ताकि थोड़ा सा, काफी दबाव है प्लेयर्स के ऊपर। और मैंने देखा है कि पिछले कुछ आईपीएल में से जो अपने प्लेयर्स आगे जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है, दे डन वेरी वेल। सर अय्याज भाई, यू हैव टू डू दिस। ओ, मैं तो चल नहीं उठा के कर रहा हूँ। नहीं, मैं सीईओ के बारे में कह रहा था राजीव, चीफ एंटरटेनमेंट ऑफिसर। और वो आप सोचे कि टीम में कितना मजा आ जाएगा अगर सुरेश मैनन जैसा व्यक्ति एक जुड़ जाए टीम के साथ। एक तो सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दूसरा होता है चीफ एंटरटेनमेंट ऑफिसर। और प्लेयर्स खास करके इस दौर में जैसे बबल में रहते हैं या प्रेशर होता है, दबाव होता है, उनके लिए एक रिलीफ जो मिलती है, एक माहौल जो बनता है ना, एक हंसमुख माहौल हो। मैच तो है ही, कंपटीशन तो है ही, हार जीत तो है ही, लेकिन साथ साथ टूर्नामेंट खेलना है एक खुश मिजाजी से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेरे ख्याल से बहुत सीरियसली कंसिडर करना चाहिए इनका ऑफर फ्रेंचाइजीज को, सीईओ बन के। भले ही दो सीईओ, क्या फर्क पड़ता है? जी हाँ, बराबर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए अलग से ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, कॉमेडी के लिए, हर एक टीम के लिए तो इंडियन कॉमेडी लीग बना दें उसमें, और कर सकते हैं। नहीं, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए यार सर, कि एक कॉमेडियन है तो प्लेइंग 11 में खेलेगा। अब आपको, लेकिन अगर सुरेश भाई रबाडा को खेलना पड़ गया या आपको बुमराह को खेलना पड़ा, तो आप बैटिंग करेंगे या आप ड्रेसिंग रूम की तरफ होंगे? क्या आपका नजरिया क्या होगा उस समय? नहीं, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, एंड आई लिव क्रिकेट, आई ईट क्रिकेट, आई ड्रीम अबाउट क्रिकेट आल्सो। इवन नाउ इट्स वेरी फनी, क्योंकि कभी कभार नींद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स जितने सारे मुंबईकर लोग हैं देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें पता है कि हम सब ने एक ना एक बार ख्वाब देखी है कि हम इंडियन टीम के लिए खेलेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा मेन एम्बिशन वाज टू प्ले फॉर द मुंबई रणजी टीम। कंपटीशन इतना ज्यादा आज की तारीख में भी हो रही है, मुझे लगता है दैट्स वेयर द होल बेस जो बना हुआ है मुंबई क्रिकेट के लिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आई एम स्टिल विलिंग, आई विल फेस रबाडा। मुझे डर नहीं लगता, रबाडा कोबाडा। बोला खाएंगे वड़ा पाव और नहीं देंगे कोई भाव, ये रहेगा सुरेश भाई। बिल्कुल ऐसे। अभी लेकिन एक चीज जो नजर आई है सर इस बार के ऑक्शन में, कि जो पुराने खिलाड़ी उन पर बहुत जोर दिया है अपनी फ्रेंचाइजी ने। ईशान किशन जैसे के लिए बहुत एग्रेसिव रही मुंबई इंडियंस, ठीक उसी तरह से दीपक चहर के लिए चेन्नई सुपर किंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 14 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है दीपक चहर के लिए। और ये रिसेंटली 2 परफॉर्मेंस जो हुए, एक दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा जो आखिरी हमने वनडे मैच देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और जो खिलाड़ी फेल हुए होंगे आखिरी वनडे में, सर बहुत रो रहे होंगे। 2-3 करोड़ रुपए तो एम ही कम हो गए उस मैच से। बेशक, देखिए जितना ऑक्शन के करीब परफॉर्मेंसेस आए या मैचेस हुए,
वो या तो उनको बेनिफिट हुआ है कुछ प्लेयर्स को या नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर आपका फॉर्म जी हल्का है तो आपका ऑक्शन में बोली भी हल्की होगी, और अगर आपका फॉर्म तगड़ा है तो बोली भी तगड़ी होगी। जहां तक ईशान किशन और दीपक चहर का और हर्षल पटेल और हसरंगा की भी मैं जी बात करूंगा कि ये सब ऑफलोड किए गए थे। आरसीबी ने हसरंगा को नहीं रखा और हर्षल को नहीं रखा, और फिर उनको ऑक्शन में बायबैक किया है बहुत ज्यादा ज्यादा कीमत पर। ईशान किशन को भी बहुत और दीपक चहर को सीएसके ने, तो कभी कभी मुझे लगता है कि इनको रिटेन क्यों नहीं किया। जब इस हद तक आप जा सकते थे 15 करोड़ और 14 करोड़ के, तो शायद किसी और प्लेयर को छोड़ देते थे, इनको रिटेन कर देते थे, क्योंकि दूसरे जी जो प्लेयर्स है वो शायद आपको सस्ते में मिल जाते थे। लेकिन ये डबल एज स्वॉर्ड है ये, क्योंकि देखिए आप पैट कमिंस जिनको जी कैलकाटा ने ऑफलोड किया, और जो 15 करोड़ में पहले खरीदा था या 14 करोड़ में पिछले ऑक्शन में, वही उनको आधे प्राइस में आ गया इस बार। तो ये भी होता है कि अगर आप ऑफलोड करें तो उसका फायदा भी हो जाता है। सुरेश भाई, अब एक बात बताइए जरा मुझे, आपसे क्रिकेट तो आप फॉलो करते हैं। निकोलस पूरन पिछले बार जब खेले पंजाब किंग्स के लिए तो 4-0 उन्होंने बनाया। इस बार अब उनको लिया गया है 10 करोड़ 75 लाख रुपए में। कितने जीरो आप देख पा रहे हैं उनसे, या आपको लग रहा है निकोलस पूरन की जगह तो आपको खेल लेना चाहिए, भले ही आप लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर लें? बिल्कुल, निकोलस पूरन ने अगर इस बार स्कोर नहीं बनाया तो मुझे लगता है उनका पूरन बाल निकल जाएगा इसे। ये हो सकता है। मैं थोड़ा भी, अरे इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसे विंग्स। हाँ ये ठीक है, थोड़ा ऐसा अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं एडवाइस दे सकता हूँ किसी चीज के बारे में। थोड़ा सा जावेद साहब भी लग रहा हूँ तो कोई बात नहीं। इन सब बच्चों ने आज बहुत पैसे कमा लिए, और एक्टर जी के लिए ऐसा बोली नहीं लगी जाती है आजकल, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है। नहीं, आपको कई फिल्मों में हमने देखा है कि आप किडनैपर बहुत बनते हैं। सुरेश भाई, क्या अगर किसी क्रिकेटर को किडनैप करना हो तो किसको करेंगे इस ऑक्शन के बाद आप? ओहो, मुझे एक्चुअली दो तीन चीजें मैंने नोटिस की कि मुंबई टीम में अभी तक ज्यादा बॉलर्स को नहीं लिया, और मुझे लगता है आरसीबी के साथ जो हाल हुआ था कहीं वो ना हो जाए। और सच बोलूं तो आज मैं आई वाज होपिंग दैट दे वुड टेक शार्दुल ठाकुर बैक। शार्दुल ठाकुर इज अ मुंबई प्लेयर एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि उन्होंने बिड भी नहीं किया। मैं सोच रहा था भाई शार्दुल को तो लेना ही चाहिए, मुंबई का खिलाड़ी है, और आई थिंक द एम इज टू विन। तो मैं थोड़ा शॉक हुआ कि शार्दुल को क्यों नहीं लिया, इवन अटेम्प्ट तक क्यों नहीं किया मुंबई टीम ने। आई एम श्योर अय्याज भाई विल हैव अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज अ प्योर फैन ऑफ द गेम आई वाज वंडरिंग कि शार्दुल को क्यों नहीं लिया इन्होंने। तो शार्दुल को किडनैप करके मुंबई के मैं लेके आना चाहूंगा डेफिनेटली। या सर, दो दो खिलाड़ी बड़े इंटरेस्टिंग गए। एक आरसीबी ने लिया दिनेश कार्तिक को 5.5 करोड़ रुपए में। क्या विकेट कीपर ना होना एक मुद्दा था? क्योंकि 4 जो टीमें जिन्होंने रिटेन किए थे, बड़ी टीमें, सबके पास विकेट कीपर थे। के राहुल पहुंच गए, उधर महेंद्र सिंह धोनी है, एक तरफ ऋषभ पंत है, हर के पास विकेट कीपर था। ये विकेट कीपर भी बहुत अग्रेसिव आपको लग रहा है बोली हुई है। दिनेश कार्तिक को आरसीबी ने लिया 5.5 में, और 6 करोड़ 75 लाख में 75 लाख में लिया गया जॉनी बेस्टो को पंजाब ने लिया। क्या रीजन आप देख रहे हैं? कीपर्स पे बहुत अग्रेसिव गए हैं फ्रेंचाइजी। बेशक देखिए, क्रिकेट कीपर्स भी जो है वो ऑलराउंडर्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं, और जैसा आपने देखा होगा आज की बोली जो थी वो ज्यादा ऑलराउंडर्स के तरफ टिल्ट होती है। ईशान किशन भी आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है। निकोलस पूरन जिस तरह से उनकी बोली लगी है, क्योंकि मैच विनिंग या इम्पैक्ट प्लेयर माने जाते हैं, हालांकि पिछले साल कुछ ज्यादा ना मैच जिताए ना इम्पैक्ट दिया उन्होंने, और फिलहाल भी इस सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ एटलीस्ट इन ओडीआईज उनका फॉर्म हल्का रहा है। लेकिन बड़े ही मानते हैं कि बड़ा अट्रैक्टिव क्रिकेटर है, बिग स्ट्रोक प्लेयर है। तो जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन है ये अच्छे हैं, उनकी बोली अच्छी लगी है। और जो मैच विनर है जैसे जॉनी बेस्टो है, ईशान किशन, निकोलस पूरन, लेकिन वृद्धिमान साहा की वैसी नहीं लगी, क्योंकि वो वन डायमेंशनल बन जाते हैं। विकेट कीपिंग उनकी भले ही बहुत बढ़िया हो, लेकिन बैटिंग में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हो तो फिर उतनी तगड़ी बोली नहीं लगेगी। और फिर जो है ऑलराउंडर जैसे हसरंगा, दीपक चहर वगैरह जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, उनकी ज्यादा उनके लिए ज्यादा डिमांड था। सुरेश भाई, जेसन होल्डर को मिले 8 करोड़ 75 लाख रुपए। अभी उनकी लंबाई की वजह से मिले उनको, कि बहुत लंबे हैं इस वजह से उनको पैसे ज्यादा मिल गए, या गेंदबाजी पिछले कुछ सीजन से अच्छा कर रहे हैं? मतलब इंडिया में उन्होंने अच्छा किया, इंग्लैंड में सीरीज खेल का है, वहां भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इसका फायदा, या लंबाई देख के फ्रेंचाइजी डर गया थोड़ा? मैं होल्डर को कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि आई रिमेम्बर T20 वर्ल्ड कप में होल्डर की वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई थी।
लास्ट टाइम वी फेस देम इन द सेमीफाइनल्स, सो मुझे नॉट इन द रीसेंट वन, उससे पहले वाली जो है, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी उनसे। और आई फील होल्डर को सनराइजर्स ने कैसे जाने दिया, दैट्स अ शॉकिंग पार्ट। जी एंड स्लोली इफ यू लुक एट, वो काफी 2 सीजन से काफी अच्छे फॉर्म में है। और हाइट जी वो इस बार भी जो मैचेस हम वो हारे हमारे खिलाफ, लेकिन आई सॉ दैट ही वाज यूजिंग हिज हाइट ब्यूटीफुली, एंड आई थिंक इंडियन हाँ कंडीशंस के लिए ही शुड हैव बीन अ परफेक्ट ऑलराउंडर। सो अनदर वेरी अनयूजुअल गाय हु हैज नॉट बीन, जिन्होंने ज्यादा बिड नहीं किया। मुझे लगता है होल्डर को लेके आना चाहिए था। आई थॉट कि मुंबई में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे इस बार, क्योंकि उन्होंने अपने मेन स्टे लोगों को जाने दिया। आई थॉट कि लोग शायद एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में जा रहे हैं और कुछ ऐसे मिक्स लेकर आएंगे जहां पर इट विल हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, बट दे आर स्टिल प्लेइंग इट सेफ आई फील। जी एंड होल्डर को मैं ऑफर करना चाहूंगा मेरी ही फिल्म के पार्ट 2 में एक रोल, जो फिर हेरा फेरी में हमने देखा था, एक टॉल गाय वाज नेवर इन फ्रेम, तो पार्ट 3 में आई वुड लव टू ऑफर हिम दैट रोल। बिल्कुल, होल्डर पे बल्ब लगेगा और बल्ब कितने वॉट का होगा ये तो आईपीएल के मैचेस जब शुरू हो गए तो पता चलेगा। 60 वॉट का बल्ब वो जलाते हैं या 0 वॉट का, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया सर, मैं अभी रिसर्च देख रहा था कि यजुवेंद्र चहल जो विराट कोहली के बहुत चाहते हैं, आरसीबी में सालों खेल रहे हैं, उनको उन्होंने जाने दिया और हसरंगा को डबल कीमत पे उन्होंने टीम में रोका। क्या क्या रीजन आप देख रहे हैं इसके पीछे? हसरंगा को इतने पैसे देके रोकना एज अ लेग स्पिनर, और एक आपका जो सीजन लेग स्पिनर है उसको आपने जाने दिया टीम से। देखिए, मेरे ख्याल से जो सोच आ रही है टीम की, एक तो ये है कि जरूरी आपको लेग स्पिनर चाहिए या मिस्ट्री स्पिनर चाहिए, ऑफ स्पिनर ही, क्योंकि ये विकेट टेकिंग ऑप्शन होते हैं। लेकिन कुछ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों को नहीं खिला सकते प्लेइंग 11 में, तो फिर एक हाई प्राइस प्लेयर को रखने का कोई मतलब नहीं होता है अनलेस आप दोनों को खिलाते हैं। जैसे मुंबई इंडियंस ने राहुल चहर को जाने दिया और युजवेंद्र चहल को उनके ऊपर काफी बोली लगाई, और फिर राजस्थान रॉयल्स ने जाके उनको ले लिया, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने भी उनको चाहिए, क्योंकि मैच विनिंग बॉलर्स तो हर किसी को चाहिए। और मेरे ख्याल से यही एक थिंकिंग है कि ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर, बैट्समैन, लेग स्पिनर या मिस्ट्री स्पिनर, ये प्रायोरिटी है। और फिर ऊपर पे जो ऊपर खेलने वाले आपके 1 2 3 4 बैट्समैन, उस पर ज्यादा होगा। और फिर लास्ट में आपको चाहिए ऐसे गेंदबाज जो 140, 145, 150 की गति से गेंदबाजी कर सकते हैं, जैसे रबाडा हो, लॉकी फर्गसन हो, लेकिन सिर्फ पेस पे नहीं, जिनके पास वेरिएशंस भी अच्छे हो, वो सब उन बॉलर्स का अच्छा डिमांड है। सुरेश भाई, जैसे एक्टिंग आपके लिए बाएं हाथ के खेल है, वैसे कुछ बाएं हाथ के खिलाड़ियों ने भी बहुत महफिल लूटी है। मैं आपको 3 नाम बता रहा हूँ जिनके रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं है। नीतीश राणा, केकेआर ने उनको वापस लिया 8 करोड़ रुपए में। कोई उनका बहुत अच्छा इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं। देवदत्त पटिकल जो पहले खेल रहे थे आरसीबी के लिए, वो अब राजस्थान रॉयल्स ने ले लिया उनको 7 करोड़ 75 लाख रुपए में। और शिमरन हेटमायर जो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे दिल्ली के लिए, उनको भी आरआर ने खरीदा है। यानी कि 2 लेफ्ट हैंडर्स राजस्थान रॉयल्स ने लिए हैं और पैसे जम के बरसे। अब क्या ये भी यही बोलेंगे, अरे पैसा कमाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है? मुझे लगता है जितने ओनर्स बिड कर रहे थे, और ये बड़े बड़े बिड में वो लोग ऑलरेडी दे वर कैलकुलेटिंग कि सेल्स टीम को कितना सेल्स लेके आना है, वो बता दे पहले से। तो 2-3 मुझे लगता है सेल्स के लोग भी वहां पर बैठे हुए थे, मौजूद थे। और या शिमरन हेटमायर का सिलेक्शन ही कुछ अजीब था। आई फेल्ट शिमरन हेटमायर को इतना पे करने से अच्छा उमेश यादव को ही कोई ले लेता। बेचारा टुडे ही हैज गॉन अनसोल्ड, बट आई एम श्योर कल उनके ऊपर बोली लगी जाएगी फिर से। बट आई वाज 2-3 ऐसे अजीब सा। सुरेश भाई, ये टैगलाइन चलेगी क्या? अगर नहीं चले हेटमायर तो फिर फ्रेंचाइजी करेंगे उनको फायर। जिसको किया उन्होंने हायर, नई बेहतरीन खेला तो करेंगे उनको फायर, वही होगा। थोड़ा सरप्राइजिंग आया सर है डेविड वार्नर का, दिल्ली कैपिटल्स से लिया है क्योंकि शिखर धवन पंजाब में चले गए। लेकिन ना तो शिखर धवन को उतने पैसे मिले जितने वो उम्मीद कर रहे थे, और ना ही डेविड वार्नर को 6 करोड़ 25 लाख रुपए। आपको लग रहा है बहुत जल्दी उनकी बोली क्लोज हो गई? देखिए, कुछ ऐसे प्लेयर आए जो पहले मार्की पूल में थे,
जिनके ऊपर इतनी जी तगड़ी बोली नहीं लगी या इतनी जबरदस्त बोली नहीं लगी जो बाद में लगी, जैसे ईशान किशन पे, दीपक चहर वगैरह पे। आप डेविड वार्नर की बात करते हैं, मेरे ख्याल से ये तो बार्गेन प्राइस में चले गए। जी शिखर धवन को फिर भी थोड़े ज्यादा पैसे मिले हैं। और जेसन रॉय जिनका 2 करोड़ का बेस प्राइस था उस पे ही गए, और वो बड़े जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है इंग्लैंड के। उनको वो भी मेरे ख्याल से बार्गेन मिला है। एक्चुअली मुझे ज्यादा हैरानगी हुई है राजीव के स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर जो है, वो साकिब उल हसन, ऐसे सुरेश रायना, इनके ऊपर कोई बोली सुरेश नहीं भाई लगी। के दोस्त सुरेश रैना वो भी अनसोल्ड गए। अनसोल्ड गए, शायद कल एक्सेलरेटेड राउंड में या वापस जब ये तो पास हुए, लेकिन जब तक के फ्रेंचाइजीज के पास मेरे ख्याल से किटी में इतना पैसा नहीं रहेगा, तो ये नहीं है कि सर एक बहुत और ज्यादा बड़ी पैसे खबर आपको मिलेंगे। बता दूं, एक और बड़ी खबर, राहुल त्रिपाठी को 8.5 करोड़ रुपए मिले हैं, बेस प्राइस से बहुत ज्यादा। 8.5 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको खरीदा। Last year he was in KKR, no? केकेआर, जी यस। Yeah. That's ये बहुत बड़ी रकम है again, सर अनकैप्ड प्लेयर के लिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जबरदस्त। I'm और happy for it. अनकैप प्लेयर में एक और है राजीव, जो ड्यूअल ब्रेविस साउथ अफ्रीका के, हाँ उनको 3 बिल्कुल करोड़ बिल्कुल। मिला है। मेरे ख्याल से ये अंडर Wow. 19 खेले हुए हैं ना फिलहाल, जी 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 अंडर ब्रेविस। 19 खेले हुए जी। किस हाँ, टीम ने जी लिया लेकिन उनको? उनको लिया है मुंबई इंडियंस ने। तो अरे वाह, एक्चुअली मुंबई क्विंटन इंडियंस ने। डिकॉक की जगह उन्होंने Oh, साउथ अफ्रीकन प्लेयर को ले लिया एक तरह से। oh, so they knew something that others didn't know. हाँ। सुरेश I'm also सुर, एडम जंपा को क्यों नहीं लिया? जंपा हमेशा जब ये बॉलिंग करता था मुझे वो गाना याद आता था, आई डोंट नो फ्रॉम व्हिच फिल्म, पर सुनरी चंपा सुनरी तारा, आई यूज्ड टू फील लाइक सेइंग सुनरी चंपा सुनरी तारा, नो। लेकिन very shocking because I thought his brand of leg spin would have worked in our Indian conditions. सुरेश भाई एक और अनकैप्ड प्लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो सिर पर लगाकर सरसों का तेल और पैसे लूट ले गए हर्षल पटेल। कुछ यही हाल है हर्षल पटेल का। 10 करोड़ रुपए 53 गुना की मतलब उनका इजाफा हुआ है सुरेश भाई। अब ये पटेल साहब तो मतलब क्या करेंगे? पटेल साहब 10 मुझे लगता है कि ये जो 10 करोड़ उनको मिलने वाले हैं उनमें से कुछ फंड जो लोग 53 गुना डालेंगे। वैल्यू ज्यादा मिली है सुरेश भाई, अब तक की हाईएस्ट वैल्यू उनको मिली है। वाओ, तो आई एम श्योर कि कुछ पैसे वो कोई स्टार्टअप पे डालकर फिर एक आईपीओ जी निकलेगी 1-2 साल के बाद, और उसमें बेशुमार दौलत कमाएंगे और भी। ये लेकिन आप थोड़े एक सीजन का कमाल है राजीव, क्योंकि एक पिछले सीजन वही सीजन मैं में कह रहा हूँ, हाईएस्ट सिर्फ एक विकेट सीजन टेकर में। थे। अब हर वो सीजन में वो सरसों के ठीक तेल ठाक की जगह गेंदबाजी नारियल का करते तेल हैं। लगाएंगे मुझे लग रहा है। पिछले साल बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, और बहुत फ्रेश है, क्योंकि आईपीएल 2 हाफ में खेले गया। एक तो इंडिया में एक जी फर्स्ट लेग खेला गया था, फिर दुबई में या यूएई में, और वो अभी भी सबके दिमाग में फ्रेश है। जिस तरह से एक्चुअली हर्षल पटेल की वजह से टीम ने इतनी प्रोग्रेस की थी आरसीबी ने, और ऐसा लग रहा था कि प्लेऑफ्स में तो आ गए थे कि शायद। थोड़ा सा सरप्राइज है देवदत्त पड्डीकल को जाने दिया आरसीबी ने। हाँ, मुझे सरप्राइज तो लगा है कि इतना यंग, और देखें कुछ प्लेयर ऐसे हैं आप जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं कि आगे चल के वो आपको 3-4-6 साल के साथ आपके साथ ग्रो करते हैं। जैसे बुमराह, हार्दिक पांड्या थे अब तक, सूर्य कुमार यादव जो मुंबई इंडियंस के साथ है, सीएसके के साथ लगातार आपने देखा है, सुरेश रायना थे, रविंद्र जडेजा, जो प्लेयर आपके साथ ग्रो करते हैं आपके फ्रेंचाइज में, और आपके फिर बाद में जाके दिग्गज खिलाड़ी बन जाते हैं। लेकिन जो एक प्लेयर अभी उभर के आ रहा है 2 सीजन के बाद, आपने उसको गुड बाय कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया ये टैक्टिक। जी सुरेश भाई आपके एक फैन है, वो एक तो आपको हाय बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सुरेश सर को बोलिए कि मैं जबरदस्त उनका फैन हूँ, और क्वेश्चन भी बड़े ढेर सारे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन ले लिया है। एक क्वेश्चन हसरंगा के लिए, सुरेश भाई कैसे आप देखते हैं उनको एज अ लेग स्पिनर? सिर्फ ये दूसरा सीजन है उनका, और इतनी जबरदस्त उनके लिए ऑक्शन में लड़ाई देखने को मिली। हसरंगा मुझे लगता है, आई होप दैट ही बिकम्स पुष्पा फॉर आरसीबी, उस टाइप का परफॉर्मेंस करे। झुकेगा नहीं एकदम भाई साहब। सो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग वेरी वेल, फॉर्म में तो है ही वो, नॉट मेनी मिस्टेक्स और नॉट मेनी मैचेस मैंने देखा है कि उन्होंने ज्यादा स्कोर नहीं किया। इज काफी होप्स है सबको उनके पर, एंड आई होप आरसीबी कम्स आउट ऑफ दैट रट कि एंड तक पहुंचते हैं, फिर पता नहीं वो लोग
दे स्टार्ट प्लेइंग सम गेम्स ऑफ चेस विद इन देमसेल्व्स, कुछ कंफ्यूजन हो जाती है उनकी जिंदगी में। तो आई थिंक उनके लिए आई शुड गो एज अ सीईओ, चीफ एंटरटेनमेंट ऑफिसर। आया सर, क्योंकि कगिसो रबाडा को दिल्ली ने जाने दिए, ये भी एक सरप्राइज था, क्योंकि नॉर्के और रबाडा की जोड़ी ने क्या कुछ किया आईपीएल के पिछले सीजन में हम सब ने देखा। स्पीड, अच्छा तेज तर्राक हार्ड लेंथ पे बॉलिंग, आपकी बॉडी पे अटैक, और आप मतलब पहले 6 ओवर में रन बनाना बहुत ही लगभग मुश्किल कर दिया था उन्होंने। कैसे आप देखते हैं ये जोड़ी टूटी है, अब उस जोड़ी को किस तरह से वापस लाती है दिल्ली? बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो दूसरा अभी तक सीमर लिया वो शार्दुल ठाकुर है उनके पास। शार्दुल ठाकुर को भी लिया है, मुस्तफिजुर रहमान को भी लिया है, तो वो तो 2 करोड़ में मिल गए सर। हाँ, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक जी। एक्चुअली क्या, बिकॉज वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो एक वैरायटी मिलती है उनको, और जी। नॉर्गे को उन्होंने रिटेन किया है। क्या थिंकिंग है अब, ये रिकी पॉन्टिंग और पंत वगैरह जो है ये सब जानते हैं, या ओनर्स जानते होंगे, लेकिन रबाडा को छोड़ना आसान नहीं होगा, या आसान नहीं हुआ होगा। और मेरे ख्याल से जिस तरह से बोली लगी रबाडा के लिए, और मेरे ख्याल से रबाडा जिस तरह से गेंदबाजी की इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका में, वनडे मैचेस तो खेले नहीं लेकिन टेस्ट मैचेस में, और बहुत ही जानदार बॉलर है, और मेरे ख्याल से टॉप 1, 2, 3 में है विश्व में। तो इतनी क्या वजह से जाने दिया है, लेकिन बहरहाल फायदा हुआ है पंजाब का, क्योंकि पंजाब पिछले 10, 12, 15 साल से स्ट्रगल कर रही है। बहुत टीम्स चेंज हुई, कैप्टन चेंज हुए, कोचेस चेंज हुए, कहीं ना कहीं उनको वो कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था कि जो मैचेस जीते और टाइटल जीते। क्या रबाडा जैसे प्लेयर के आने की वजह से हो सकता है? देखना होगा आगे क्या होता है। सुरेश भाई, लखनऊ की बात करें, लखनऊ बड़ी गुपचुप सी अभी तक उन्होंने ऑक्शन में हिस्सा लिया है, और वो ऐसा तो नहीं पहले आपके चक्कर में बाकी खिलाफ। I think they are going to be जो मैं very देख smart. रहा था कोई ऑक्शन में अभी तक उनके पास कुरनाल पांड्या एक प्लेयर उन्होंने लिया है, क्रिस वुड एक और गेंदबाज है जिनको उन्होंने लिया है। कोई बहुत बड़ा नाम वो अभी तक लेने में कामयाब नहीं हो पाए। अब क्या के राहुल जिस तरह बिश्नोई है उनके पास, और शुभमन गिल है, क्या उससे ही वो खुश हैं? कुछ आपको मैच विनर्स तो चाहिए, ये तो देखना पड़ेगा। ये पहले आपके चक्कर में आधी तो ऑक्शन में निकल गए हैं खिलाड़ी। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। उनका प्लान शायद ये होगा कि कल उनका ज्यादा हम लोग देखेंगे कि पर्स खोल रहे हैं, एंड दे विल गेट लॉट ऑफ न्यू कमर्स। देखिए ऑल्सो लीडर के ऊपर डिपेंड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अमिताभ बच्चन है फिल्म में, आपको फिर सपोर्टिंग कास्ट ज्यादा तगड़ा रखने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह केएल राहुल है तो आप अपना पर्स बचाएंगे एंड न्यू कमर्स को लेके आएंगे। न्यू कमर्स आर द वंस हु एक्चुअली परफॉर्म। तो हर एक आईपीएल में कोई ना कोई एक स्टार बन ही जाता है। आजकल तो एक से ज्यादा स्टार्स बन रहे हैं। तो आई थिंक लखनऊ वाज बी वेटिंग फॉर दोस स्टार्स टू कम ऑन देयर टीम, और इसीलिए शायद उन्होंने आज बहुत एकदम स्मार्टली वेट किया। अंडर 19 टीम के बहुत सारे लोगों को उन्होंने ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया हुआ है, and somebody who can get along well with KL Rahul also. I'm sure the junior cricketers जितने आएंगे KL Rahul की कैप्टनसी में they'll be happy. तो ऐसा ना हो कि KL Rahul के साथ और 2-3 महारथियों को डाल दें तो राहुल बेचारा वो सोच रहा है कि किसकी सुनूं, इसकी सुनूं, खुद की सुनूं या किसी और की सुनूं। नो, तो शायद इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। ये मेरी फीलिंग है। लेकिन मैं अय्याज भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अय्याज भाई, फॉर एग्जाम्पल आई एम मुंबई इंडियन and I want to take a fast bowler in my team. Would I think about taking a fast bowler who has perhaps our best batsman is Rohit Sharma. रोहित शर्मा के विकेट जिसने सबसे ज्यादा लिए हैं, उसी बॉलर को हमारी टीम के अंदर ले लें। ये ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है इनकी, ताकि अब बेस्ट बैट्समैन मतलब बनी जिसका होता है। वैसे रोहित किसी का बनी है नहीं, जिस फॉर्म में खेल रहा है रोहित वो बनी है नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से एक्चुअली क्या है सर, बना के मार रहे हैं वो, तो अभी मार रहा है, बट जिस तरह से गेंदबाजी एक्चुअली नेट्स में, और जितनी मैचेस इन्होंने पहले भी खेली होगी अगेंस्ट हैदराबाद, ट्रेंट बोल्ट एक ऐसे बॉलर से जिन्होंने कुछ हद तक परेशान किया है, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, अंदर भी लाते हैं गेंद को, बाहर भी निकालते हैं। और मुझे इसके ऊपर भी हैरानगी हुई कि मुंबई इंडियंस ने ट्रेंट बोल्ट को भी जाने दिया, और उनके बहुत ही बुमराह के साथ जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। तो ऐसे बॉलर को जाने देना इतना आसान नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या वजह है जाने दिया। एक लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं मैं राजीव, कि एक्चुअली उन्होंने अच्छे ऑलराउंडर्स पिक किए हैं। जेसन होल्डर को लिया है, कृणाल पांड्या को लिया है, और एक और भी प्लेयर दीपक हुड्डा को लिया है जो ऑलराउंडर भी है, और सैम मार्क वुड को भी लिया जो तेज गेंदबाज है, 140, 145, 150 डालते हैं
और ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं। तो एक्चुअली वो वहां पर गौतम गंभीर का इन्फ्लुएंस मुझे नजर आ रहा है, जब क्योंकि गौतम गंभीर हमेशा जब केकेआर से थे या दिल्ली से थे वो ऑलराउंडर्स पे ज्यादा रिलाई करते थे। क्योंकि श्रेयस अय्यर की भी बात होना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर रहे हैं सबसे महंगे खिलाड़ियों में। क्या कोलकाता उनको एज अ फ्यूचर कैप्टन देख रहा है अय्यर सर, जिसकी वजह से इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया, क्योंकि 3 साल तक अब इस ऑक्शन के दम पे आप टीम अपनी चलाएंगे। क्या एक बड़ा रीजन ये है कि यंगस्टर्स को इसीलिए ज्यादा पैसे भी मिले, श्रेयस अय्यर समेत हम बाकी खिलाड़ियों को देखें, वहीं अमित मिश्रा और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी अनसोल्ड रहे? मेरे ख्याल से प्लानिंग फॉर द फ्यूचर है ये, फॉरवर्ड थिंकिंग या फॉरवर्ड प्लानिंग जैसे हम कहते हैं। और हालांकि अनाउंस नहीं किया, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जाहिर है ये कैप्टन बनेंगे श्रेयस अय्यर। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने दिल्ली की कैप्टनसी की थी, अच्छी खासी कैप्टनसी की थी। और फिलहाल जो है अच्छे फॉर्म में है एज अ बैट्समैन। जो भी मुंबई क्रिकेट में जिनसे मैं जानता हूँ या बातचीत होती है, वो सब बोलते हैं कि उनके पास एक बहुत अच्छा ब्रेन है, क्रिकेटिंग ब्रेन। तो ये सब जो क्वालिटीज है, इसी वजह से मेरे ख्याल से केवल आप बैट्समैन ही चुनना चाहते थे तो शायद इतनी बोली नहीं लगती थी, लेकिन बैट्समैन प्लस कैप्टन बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और कैप्टनसी हम सब जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में। अगर आपके पास सब कुछ टैलेंट है लेकिन कैप्टन सही नहीं है तो फिर वो फ्लॉप शो हो सकता है। बिल्कुल सुरेश भाई, और एक मजेदार घटना भी हुई कि इतना ज्यादा पैसा लोगों को मिलते देख के जो एंकरिंग कर रहे थे वहां पे ह्यूज एडमिडीज, वो चक्कर खा के गिर गए, बेहोश हो गए, उनको हटाया गया। अब इस समय हम देख रहे हैं चारू इस समय एंकरिंग कर रहे हैं। ये इतना पैसा देख के क्या चक्कर आ गया उनको कि अरे बाप रे, 40-45 दिन के एक एक खिलाड़ी को 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। या तो वो क्या हुआ क्या था एक्चुअली? थोड़ा सा शॉक तो बैठ ही गया होगा। थैंकफुली हम लोग सब घर से देख रहे थे तो इसलिए हम वहीं पर लेट गए। लेकिन यहाँ चारू के ऊपर शायद नेस वाडिया साहब थोड़ा नाराजगी जता रहे थे वहां पर। जब वो थोड़ा सा थोड़ा वक्त लेट कर रहे थे वो जी, थोड़ा लेट करे तो मुझे लगा यहाँ पे अभी कुछ होने वाला है, कुछ मोमेंट कुछ ये यूज एडमिडीज जो थे उनको लो ब्लड प्रेशर हो गया राजीव, इसीलिए वो गिर गए स्टेज से। नहीं तो लो ब्लड प्रेशर कहीं पैसा देख के तो नहीं आया सर? नहीं मेरे ख्याल से वो बिकॉज लो, क्योंकि उम्र भी उनकी काफी थी, प्रेशर जो है बिल्कुल लो हो गया। और जिस तरह से गिरे, एक्चुअली प्रेशर की वजह से तो रिवाइव हो सकते, लेकिन जो जिस तरह से गिरे वहां पे ज्यादा खतरा था क्योंकि जमीन पे गिरे हैं। तो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है कि चारू था वहां पर बैंगलोर में ही, तो इमीडिएटली किसी को बुला सकते थे। लेकिन उम्मीद तो यही है कि यूज एडमिडीज ठीक हो जाएंगे और कल फिर से आएंगे ऑक्शन करने। और मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए कि खड़े रह के जरूरी नहीं है ऑक्शन करें, आप बिल्कुल बैठ के भी कर भाई। सकते जब बजट में ये अलाउ किया गया था, मुझे याद है अरुण जेटली जी थे कि उनको बैठ के पढ़ने की परमिशन दी गई थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए क्योंकि यहाँ भी मामला बजट का है सुरेश भाई। बिल्कुल। मुझे भी वही डर है। जितनी देखिए कितना होस्टिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप स्टेज में अकेले हो ना, पानी दिख रहा था वहां पे उसके बगल में, काफी कुछ चीजें, मतलब रियली। और उसके ऊपर से प्रेशर। अभी चारू जी को देखिए, चारू इज हैंडलिंग इट वेरी वेल। सब लोग उन्हें बोले क्या जल्दी करो यार, जल्दी करो, मतलब बोले नहीं मुझे रुकना पड़ेगा, सॉरी। आया सर, क्योंकि आज का ऑक्शन तो लगभग कंप्लीट होने वाला है। कल कौन से ऐसे खिलाड़ी और टीमों आपने देखी है, ज्यादातर टीमों पे आपने नजर डाल लिया होगा। टॉप 3 टीमें अभी अगर हम ऑक्शन के लिहाज से जाए, अभी टीमें हालांकि बना नहीं है, बट आज पहले दिन के ऑक्शन से के हिसाब से जाए, कौन सी टीमें आपको लग रहा है ज्यादा बेहतर उन्होंने अपने पर्स को यूज किया है और बेहतर स्थिति में वो दूसरे दिन और अच्छे खिलाड़ी अपने साथ जोड़ने के लिए? मेरे ख्याल है लखनऊ सुपर जायंट्स। उन्होंने जो नई टीम भी है, उनको चाहिए थे प्लेयर्स, और उन्होंने एक्चुअली बोली लगाने में भी थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए, बुद्धि तो चाहिए ही, आपका जो विजन है वो तो चाहिए। पर क्या होता है, कभी आप झिझक जाते हैं, फिर वो प्लेयर हाथ से निकल गया, फिर माथा पकड़ के बैठते कि अरे यार हम क्यों नहीं लिए उसको। और अब क्या हो रहा है कि पर्स भी जो है कम होती, हल्की होती जा रही है। राजस्थान रॉयल्स के पास अभी भी बहुत पैसे हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पैसे मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने चार्ट है, लगभग 50 करोड़ उनके पास बाकी है। लेकिन प्लेयर्स कितने हैं? अब यही होगा, आपके पास सीनियर प्लेयर्स के पास जाना पड़ेगा, जैसे स्टीव स्मिथ हो या रायना हो या वगैरह हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। अजिंक्य रहाणे भी है, पहले खेल चुके हैं राजस्थान के लिए। और मुझे लगता है कि काफी झिझक जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने भी दिखाई, जो थोड़ा सा यानी काफी बिडिंग की, करीब आके फिर छोड़ दिया।
तो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम जो मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने 25 में से 10 प्लेयर, अभी भी 28 करोड़ करीब उनके पास पैसे हैं, तो स्टार प्लेयर्स। देखिए कोशिश मुझे लगता है आज की एक्सरसाइज की ये थी, सब टीम्स की कोशिश ये थी कि 10-11 ऐसे प्लेयर बना ले जो हमेशा खेलेंगे आपके लिए। एक कोर टीम बनती है और फिर उसके बाद जो है आप प्लेयर्स ऐड ऑन करें। सुरेश भाई, अंडर 19 के जो भी रिसेंटली हम वर्ल्ड कप जीते, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। उसमें के 10 खिलाड़ी ऐड किए गए, यानी टोटल 600 खिलाड़ी ऑक्शन में डाले गए। उनमें से कौन सा खिलाड़ी आप सबसे पहले करोड़पति बनते देख रहे हैं? यश झुल को देख रहे हैं, राज बाबा को देख रहे हैं? इन सभी ने बहुत अच्छा किया है जी। यश झुल को देख रहा हूँ, पहला करोड़पति 19 साल का। 100% ऐसे ही होने वाला। देखना कल बहुत एक्साइटमेंट होगी, बिकॉज आई थिंक ऑल द 10 प्लेयर्स विल बी, उनके ऊपर काफी बोली लगी जाएगी, बिकॉज आई थिंक एक मकसद भी हुआ है इन सारी आईपीएल टीम्स के कि अंडर 19 टीम से किसी को ले और उनको ग्रूम करके आगे ले जाएं टू प्ले फॉर इंडिया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं उन लोग। दीज यंगस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। पहले मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, लाइक जैसे हम एक्टरों के लिए आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल है, यूट्यूब है, सब कुछ है, वैसे इसी तरह क्रिकेटरों के लिए भी काफी सारा कुछ एवेन्यूज खुल रहा है स्पोर्ट्स पर्संस के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट हैपनिंग। इतने सारे फ्रेंचाइजीज बन रहे, 2 एक्स्ट्रा फ्रेंचाइजीज आने से यू कैन इमेजिन कि और कितने सारे क्रिकेटर्स को अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं टू शो ऑफ देयर टैलेंट एंड होपफुली गो ऑन एंड विन द नेक्स्ट 2 वर्ल्ड कप्स फॉर आवर कंट्री। सुरेश भाई, चलते थे, अगर आप सचिन तेंदुलकर हो और आपको बताया जाए 15 करोड़ में ईशान किशन को मुंबई में लिया गया, क्या रिएक्शन होगा सचिन का? एक सेकंड, उसके लिए फिर मुझे फिर से गड़बड़ है, लेकिन यस डेफिनेटली ईशान किशन को 15 करोड़ मिला और वो ये बोल रहे हैं कि मेरा एजेंसी है, एसआरटी एजेंसी, टैलेंट एजेंसी, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, तो वो 15% ना भूले। सिर्फ यही कहना चाहूंगा, गो गिव इट। ये और सचिन, अगर सचिन को 15 करोड़ में लिया जाता तो क्या कहते, किस तरह से थैंक्स वो बोलते थे हमेशा अपने फ्रेंचाइजी और फैंस को? I think Sachin के लिए should have been 1,500 crores, लेकिन yet I'll say this. Yes, definitely I would like to thank everybody who has supported me और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 करोड़ जो आएगा बगैर जीएसटी का आएगा मेरे पास, और टीडीएस मत काटना प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू वेरी मच। हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आईपीएल के दूसरे दिन में कुछ ऐसे ही धमाका देखने को मिले और इन तमाम धमाकेदार एक्शन के बीच में हम आप तक खबर पहुंचाएं खेल नीति के माध्यम से, और कोशिश ये भी करेंगे कि पूरा एनालिसिस कल हम करें हर टीम का बारी बारी से, यानी कि जिन टीमों ने अपनी टीम बना ली होगी कल शाम तक, उसके तुरंत बाद हम हाजिर होंगे खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर और चर्चा करेंगे कि सबसे बैलेंस टीम किसके पास है आईपीएल का ऑक्शन खत्म होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई आपका, अयाज भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ आप जुड़े रोज सुबह 9:30 पर, और रविवार के दिन आप एक बार फिर 7 बजे हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा आप खेल नीति के आईवीएम के फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @क्रिकेट बल्ला अयाज सर का ट्विटर हैंडल है। और इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, ivmpodcast.com पर, स्पॉटिफाई, गाना, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, film producer Siddharth Roy Kapoor joins Cyrus to talk about his latest web series, Rocket Boys. On Shunyavan, Sheila Aditya and I meet Aditya Sharma. He's the co-founder at The Soul Store. We talk to him about how the popular brand came to be and what their journey has been like. On a show about crypto, Rohan talks to Rahul Sanghi, co-founder at Tiger Feathers. They explore Web 3.0 and its advantages and disadvantages. On Postcards from Nowhere, Utsav weaves a fascinating story that connects Gujaratis, Uganda, and the last king of Scotland. And on Hanswani, we hear the story Bhoot Ka Kalakar,
It explores the conflict between art and its artists. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, एमएसपी, एनपीए, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।